हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 मिचेल द ऑटर। और ये जो चैप्टर है ये लिखा है गेविन मैक्सवेल ने, और इनफैक्ट ये चैप्टर ही नहीं, इनकी पूरी एक किताब है, उससे ही ये चैप्टर लिया गया है। तो गेविन मैक्सवेल जो हैं वो रहते हैं एक कॉटेज में, मतलब एक छोटा सा झोपड़ा या फिर आप कह सकते हैं घर में, कैमुफियरना में, जो कि है वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में। तो कैमुफियरना जो है वो जगह है स्कॉटलैंड के पास। उनके पास एक डॉग था जॉनी, जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे उसके अपने डॉग की डेथ से। तो वो काफ़ी सोचते हैं कि उन्हें फिर उसके बाद एक पेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसी के बारे में पूरा एक चैप्टर है। डॉग के बारे में नहीं, ये है ऑटर के बारे में। ऑटर एक ऐसा जानवर होता है जो कि पानी के इलाकों में रहता है। देखिए ऐसा दिखता है, ये ऑटर होता है। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq। तो 1956 के स्टार्टिंग में ये सदर्न इराक को गए थे जो राइटर हैं। By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। तो उस समय पर जब ये सदर्न इराक में गए हुए थे 1956 में, तब इनके दिमाग में आया कि इनको एक पेट रखना चाहिए, ना कि एक डॉग बल्कि एक ऑटर। डॉग की बजाय इन्हें ऑटर एक पेट रखना चाहिए। एंड दैट कैमुफियरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो कैमुफियरना जहाँ पे वो रहते थे वो एक रिंग्ड बाय, मतलब वहाँ पर एक गोल सा, या फिर आप समझ लीजिए वाटर स्पेस था, वहाँ पे काफ़ी सारा पानी था, मतलब स्टोन थ्रो। अब जहाँ पे उनका घर था उससे अगर वो पत्थर फेंकेंगे, मतलब स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पास में था उनके घर से, जहाँ पे वाटर अवेलेबल था। और जो ये होते हैं ऑटर, ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में रहते हैं। तो ये डॉग की बजाय एक ऑटर भी पाल सकते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ये करना चाहते थे ऑटर को पालने का, ये काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ पे कैमुफियरना में वहाँ पे काफ़ी सारा पानी था और वो आराम से ऑटर पाल सकते थे। व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू अ फ्रेंड, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर get one in the Tigris marshes, for there were as common as mosquitoes। तो फिर इनके अपने फ्रेंड को ये बात बताते हैं कि इनको एक ऑटर पालने का मन है। तो इनके फ्रेंड कहते हैं कि इनको टिग्रिस के मार्शेस से वो लाना चाहिए, क्योंकि देखिए टिग्रिस क्या है, टिग्रिस एक नदी है जो कि ईरान इराक वाली रीजन में बहती है। मार्शेस जो है उस एरिया को कहते हैं जो दलदली इलाका होता है। तो टिग्रिस के मार्शेस में ऑटर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वहाँ से ये ऑटर्स मिल जाएंगे, ऐसा इनके फ्रेंड ने इनको कहा। वहाँ पे इतने कॉमन है ऑटर, जैसे कि मस्कीटो, जैसे मच्छर होते हैं ना, इस तरीके से वहाँ पे ऑटर्स होते हैं। एंड वर अफन टेम्ड बाय अरब्स। टेम्ड मतलब डोमेस्टिकेट कर लिए जाते हैं, फिर पाले जाते हैं। अरब मतलब उस रीजन के लोग जो होते हैं ना, अरब कहते हैं। तो जो अरब के लोग हैं वो काफ़ी पालते हैं ऑटर्स को। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। तो इस समय पर ये कहाँ पर है, बसरा। बसरा वहाँ पे है, इराक में है ना। तो बसरा में है ये। तो कॉन्सुलेट जनरल जो जैसे कि फॉरेन की एम्बेसीज होती है ना, एम्बेसी क्या होती है, जहाँ पे जैसे कि सपोज करिए इंडिया में काफ़ी सारे देशों की एम्बेसीज हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे इंडिया में सपोज करिए कि कोई अमेरिका के लोग रह रहे हैं काम के लिए किस भी वजह से, तो इंडिया में दिल्ली में एम्बेसी होती है, अमेरिकन एम्बेसी। तो अमेरिका के लोगों को जो भी काम होगा वो अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे। इसी तरीके से फ्रांस की एम्बेसी, जर्मनी की एम्बेसी, हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसी होती हैं। तो इसी तरीके से बसरा में भी कॉन्सुलेट जनरल के पास जाते हैं। कॉन्सुलेट जनरल एम्बेसी के एक ऑफिसर होते हैं। तो ये जो राइटर हैं इनके पास जाते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि राइटर तो यूरोप के होते हैं बट कुछ समय के लिए बसरा में होता है। तो फिर पता करने चाहते हैं कि इनके पास कोई मेल तो नहीं आया है यूरोप से, क्योंकि ये मेल फ़ोन का ज़माना नहीं है ना, 1956 बहुत पुरानी बात है। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। तो इनके जो फ्रेंड का मेल था वो तो आ गया था कॉन्सुलेट जनरल के पास, बट राइटर का मेल नहीं आया था। आई केबल्ड टू इंग्लैंड। केबल्ड का मतलब होता है उस समय पर टेलीग्राफ भेजा जाता था, मतलब आप छोटा सा एक सेंटेंस लिख करके अपना मैसेज भेज सकते थे, तो वो होता था केबल्ड। तो केबल किया इन्होंने इंग्लैंड को। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। फिर 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई टेलीफोन ही कर लिया जाए।
तो भाई टेलीफोन पहले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि भाई ये पुराना समय, टेलीफोन करना इतना आसान नहीं होता था तब, है ना। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। तो अगर आपको किसी को फ़ोन करना है तो 24 घंटे पहले आपको अपनी कॉल को बुक करना पड़ेगा। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो पहले दिन जो है लाइन वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। सेकेंड डे एक्सचेंज बंद था क्योंकि कोई रिलीजियस हॉलीडे था। तीसरे दिन जो है कोई और ब्रेकडाउन, कुछ और दिक्कत आ गई थी। तो इनका फ्रेंड जो है वो जा चुका था वहाँ से। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। तो अपने फ्रेंड से ये 1 हफ्ते में मिलने भी वाले थे। 5 डेज लेटर माई मेल अराइव्ड। और 5 दिन बाद इनका जो मेल आना था वो आ गया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। तो इनका मेल आ गया, फिर अपने बेडरूम में लेकर के जा रहे थे उसको पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर। तो स्क्वेटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा ना हिल टाइप का रहा था, मतलब फ्लोर पे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जैसी हो रही है, कुछ स्क्वैट हो रहा है। स्क्वेटिंग मतलब जैसे कि वैसे देखिए स्क्वेटिंग का मतलब तो क्या होता है, सॉरी स्क्वेटिंग का मतलब होता है सिटिंग। सिट मतलब जैसे कुछ रखा हुआ था फ्लोर पर। वर 2 अरब्स, तो मतलब वहाँ पे 2 अरब के लोग बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक, मतलब एक जैसे सैक कट्टा जैसा हो, दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सैक होता है एक बैग और स्क्विम का मतलब होता है ट्विस्ट एंड विगल। मैं सॉरी स्क्वेटिंग और स्क्विम में कंफ्यूज हो गई थी। तो स्क्वैट का जो मतलब होता है, स्क्वेटिंग का मतलब होता है सिटिंग, ठीक है। स्क्वेटिंग का मतलब सिटिंग। और स्क्विम का मतलब होता है ट्विस्ट, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। एक देखिए क्या था ना, जब ये राइटर जो है अपने रूम पे पहुंचे अपनी बेल को लेकर के, तो इन्होंने देखा कि 2 अरबी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर क्या है, एक कट्टा रखा हुआ है। वो कट्टा काफ़ी हिल रहा है। स्क्विम फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑर्डर। और जो अरबी लोग थे उन्होंने एक नोट दिया हाथ में राइटर के, और उस नोट पे लिखा हुआ था, उनके फ्रेंड ने नोट दिया था कि भाई हेयर इज़ योर ऑर्डर, ये तुम्हारा ऑर्डर है। तो मतलब कट्टे में क्या था, ऑर्डर था। तो विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई न्यू नॉट एंड बिफोर आई डू। तो फिर ये कहते हैं कि उस समय पर मैंने क्या किया, वो सैक मैंने खोला और फिर मेरी लाइफ का ऐसा फेज़ मतलब शुरू हो गया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और जब तक ये राइटर लिख रहे हैं तब तक तो इनकी लाइफ से वो फेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि शायद ये फेज़ कभी भी ख़त्म ना हो, जब तक इनकी पूरी लाइफ रहे। पूरी लाइफ मतलब ये वाला जो इनका एक्सपीरियंस ये बताने वाले हैं वो चलेगा। तो ये आगे बताते हैं, इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्रेल्डॉम टू एन ऑटर फिक्सेशन। तो इसका क्या मतलब है, तो ये जो थेल्ड्रॉम है ना, इसका मतलब होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ समबडी, मतलब स्लेवरी। तो इट इज़ एन इफेक्ट अ थेल्ड्रॉम टू ऑटर्स। तो मतलब जैसे एन ऑटर फिक्सेशन, तो फिक्सेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। तो मतलब ये है कि इस तरीके से ये अटैचमेंट इनका हो गया था ऑटर से। जैसे इन्होंने बैग खोला तो एक नया फेज़ इनकी लाइफ का स्टार्ट हो गया। वो फेज़ इनका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। एक्चुअली ये फेज़ जो था ना, वो बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटर, क्योंकि मतलब इनका जो फेज़ था ये लाइफ का, अभी ऑटर के कंट्रोल में होने वाला था। ऑटर से काफ़ी ज़्यादा इनको अटैचमेंट हो गया था लाइफ, मतलब उसके साथ रह के, और काफ़ी उससे प्यार जैसा करने लगे थे। द क्रीचर हैड एमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बाथरूम, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। तो इसमें क्या है कि जो क्रीचर था, मतलब वो जो ऑटर था, वो बैग में से निकला और एकदम से स्पेशियस टाइल, जो बढ़िया सी मतलब बड़ी सी जो टाइल्स थी ना उस रूम में, उस पर वो ऐसे रेंगने लगा। मतलब और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने ज़माने में जो ड्रैगन को रिजेंबल किया जाता होगा ना मेडिवल टाइम में, उसमें जैसे कि कोई ड्रैगन सा निकल के आ गया, उस तरीके से वो रोल कर रहा था फ्लोर पे। फ्रॉम द हेड टू द टिप of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible in a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तो अब इसमें राइटर बताते हैं कि वो किस तरीके का दिख रहा था। तो मतलब सर से लेकर के पूंछ तक वो पूरी तरीके से मिट्टी से लदा हुआ था। मड आर्मर मतलब ऐसा था, आर्मर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, तो उसकी जो स्केल्स थी, मतलब जितनी भी उस पर लेयर थी, वो पूरी की पूरी मिट्टी से ढकी हुई थी। और मिट्टी की वजह से ऐसा लग रहा था, उसका जो कलर है ना, उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट मतलब ब्राउन कलर का होता है ना, इस तरीके का वो लग रहा था। और फिर उसके बाद
उसने खुद को हिलाया। जब उसने खुद को बहुत तेज़ हिलाया तो राइटर ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारी धूल निकलेगी और वो पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा, बट लगभग 1 महीना राइटर को लगा उसको साफ़ करने में, पूरी तरीके से उसका ट्रू कलर बाहर आने में। उस ऑटर का पूरा 1 महीना लग गया। 1 महीना मतलब जा कर के 1 महीने में उसकी पूरी मिट्टी साफ़ हुई थी। मिचबिल आई कॉल्ड द ऑटर, मतलब इन्होंने ऑटर का नाम रखा मिचबिल। इन फैक्ट वन ऑफ द रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, तो मतलब जो मिचबिल था ना, इनका जो ऑटर था, वो ऐसी रेस थी ऑटर्स की जो पहले साइंस को पता ही नहीं थी। तो जूलॉजिस्ट ने उनका काफ़ी लंबा नाम दिया, लुटगेल, ये जो भी है, मैक्सवेल है ना, या फिर इसको मैक्सवेल्स ऑटर कहा जाने लगा। मतलब ये जो ऑटर का टाइप था ना, इसका नाम ही मैक्सवेल ऑटर दे दिया गया बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट के द्वारा। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो स्टार्टिंग के जो 24 घंटे वो राइटर के साथ था, ना ही तो वो हॉस्टाइल था, ना ही तो वो उन पर अटैक कर रहा था या फिर अनफ्रेंडली था, ना ही वो दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो मतलब अलूफ का मतलब होता है कीपिंग अ डिस्टेंस, मतलब एक राइटर से थोड़ा अलग अलग सा था और ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड। तो स्टार्टिंग के 24 घंटे तो वो बेड से दूर ही रहा और नीचे ही सोया ज़मीन पर। सेकेंड नाइट मिचबिल जो है वो बेड पर आ गया इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought the tea। तो अगले एक दिन तो वो ज़मीन पर ही सोया, फिर अगले दिन रात को वो बेड पर चढ़ करके आ गया और राइटर के कोहनी जो होती है, क्रूक्स ऑफ नी मतलब होता है बैक पोर्शन ऑफ नी, कोहनी का पीछे वाला, कोहनी कह रही हूँ, जो पैर के घुटना होता है ना, घुटने के पास वो आकर के सो गया और तब तक सोता रहा जब तक सुबह जो सर्वेंट हैं वो टी नहीं लेकर के आ गए मॉर्निंग में। ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ इन मच टू इन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो जो एपैथी थी, उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट था ना, अनविलिंगनेस थी, वो सारी की सारी हट गई और आसपास की, पहले तो वो आसपास उसके क्या हो रहा है उसको कुछ मतलब नहीं था, फिर धीरे धीरे वो आसपास की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। तो एक बॉडी बेल्ट मतलब जैसे बना दी, बॉडी बेल्ट जैसे कि होती है ना, डॉग्स की होती है, इसी तरीके की बेल्ट टाइप की इन्होंने राइटर ने बना दी अपने जो मिचबिल था इनका नेक के अराउंड उसके बांधने के लिए, और उसको उसकी तरह बाथरूम की तरफ ले गए। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट। फिर वो बाथरूम में ले गए थे तो फिर प्लंज करा, मतलब जंप कर रहा था पानी में, रोल कर रहा था, तो काफ़ी देर तक जो ऑटर था वो पानी में खेलता रहा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग एनफ स्लॉथ एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। तो फिर वो स्प्लॉश एंड स्लैश मतलब वो छप छप करते हैं ना, इस तरीके से वो बाथटब में बैठ करके कर रहा था। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। तो ये कहते हैं कि ऑटर के बारे में मैंने ये सीखा कि वो कितना छप छप करता है और जितनी भी जो पानी होता है वो किस तरीके से उसको हर तरफ एक एक ड्रॉप को फैला देता है। अ बाउल मस्ट बी एट वंस बी ओवरटर्न्ड और इफ़ इट इज़ विल नॉट टू बी ओवरटर्न्ड बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। तो इसका क्या मतलब है? इसका देखिए ये मतलब है, तो जो राइटर थे ना उन्होंने ऑटर के बारे में ये सीखा जब इन्होंने बाथ टब में देखा कि पानी, मतलब ऑटर को इन्होंने बाथ टब में छोड़ दिया पानी के साथ, फिर देखा कि ऑटर पानी को हिलाया जा रहा है। तो इससे इनको ये समझ में आया कि ऑटर के लिए हमेशा पानी को बहते रहना चाहिए। अगर उस ऑटर को दिखता है कि पानी बिल्कुल स्टिल है तो वो उसको छप छप करके बिल्कुल पूरी तरीके से हिलाता ही रहता है। पानी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए एक ऑटर के लिए। उसको लगता है अगर पानी रुका हुआ है तो वो बिल्कुल वेस्ट पानी है और वो उसको प्रोवोक करता है, मतलब उसको बिल्कुल गुस्सा सा करने लगता है पानी के ऊपर ऑटर, अगर वो चल नहीं रहा होता तो या तो मूव नहीं कर रहा होता। फिर 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिचबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग अराउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। तो 2 दिन बाद जो है जो मिचबिल था वो इनके बाथरूम से बाहर निकल गया, बेडरूम से बाहर निकल गया और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो टेल है वो बेंड हो रही है कॉरिडोर की तरफ, और देयर वॉज अ बाथरूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। कॉरिडोर जो था, जैसे कि रूम के बाहर कॉरिडोर होता है, उसके एंड में बाथरूम था। और जब ये बाथरूम में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि मिचबिल जो है वो बाथ टब में कूद गया है और वो प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है क्रोमियम प्लेटेड टैप्स विद हिज पॉज। मतलब जो टंकी होती है ना, पानी का जो नल होता है उसके साथ वो उसको घुमा घुमा के खेल रहा था,
मिजबिल, क्योंकि उसको पानी पसंद होता है, पानी में रहने वाला क्रीचर है तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है पानी को। तो जब तक राइटर वहाँ पहुँचे तब तक उन्होंने देखा कि वो बाथटब में फम्बलिंग होता है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से वो टैप्स को अपने पॉज से, अपने पंचों से खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर राइटर कहते हैं, आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। मतलब थोड़ी इन्होंने कहते हैं कि उसने टंकी खोल ली थी, जो नल था वो खोल लिया था और उसमें से पहले ट्रिकल था, मतलब बहुत ही कम कम पानी आ रहा था, फिर धीरे धीरे से पूरे के पूरे फ्लो में पानी आने लगा था। ये देख करके अमेज हो गए थे राइटर, चौकन्ने मतलब हो गए थे, चौंक गए थे कि कैसे कर लिया इसने। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप अंटिल थिकर चिटरिंग एंड इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट। तो पहली बार तो मिजबिल ने खुद से खोल ली थी, बट आगे की ओकेजन्स पे मिजबिल को बड़ी दिक्कत हुई थी। वो मतलब इरिटेट हो जाता था, चिटरिंग साउंड ऑफ एन, मतलब चिटरिंग करता था, आवाज़ निकालता था अजीब सी इरिटेशन वाली, क्योंकि टैप उससे खुलती ही नहीं थी। पहले तो वो उसने टैप खोली थी पहली बार में, बट बाद में जब वो दोबारा कई ओकेजन्स पे मिजबिल ने मिजबिल कौन है, ऑटर है, ऑटर ने जब टैप ओपन करने की कोशिश करी थी ना तो उससे होती ही नहीं थी। वेरी सून मिच would follow me without a lead and come to me when I called his name। तो मिच कौन है, मिजबिल। तो ये राइटर कहते हैं कि धीरे धीरे मिजबिल जो है वो अपने आप ही मेरे पास आने लगा था, वो ट्रेन हो गया था एक तरह से आने के लिए। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ही स्पेंड आवर्स शफलिंग a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball। तो मतलब धीरे धीरे वो ट्रेन हो गया था, फिर वो बॉल के साथ खेलता रहता था। और जो सॉकर प्लेयर होता है, मतलब जैसे कि वो पैरों से बॉल को मारते हैं ना, तो ये ऐसा करता था जैसे कि 4 फुट का कोई प्लेयर हो और वो बॉल को पूरे के पूरे रूम में क्या कर रहा था, घुमा रहा होता था। शफलिंग मतलब मूविंग, तो पूरे के पूरे रूम में जैसे ये घुमाता रहता था, जगल करता रहता था, उसके साथ खेलता रहता था। आगे है इसमें द बॉल एंड द ऑल्सो कुड थ्रो इट, मतलब उसको थोड़ा सा फेंक भी देता था। विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। तो फ्लिक का मतलब होता है क्विक लाइट मूवमेंट, तो उसको फेंक भी दिया करता था काफ़ी तेज़ी से बॉल। तो ये बॉल से भी खेलता था और बॉल के अलावा ये जगलिंग भी काफ़ी ज़्यादा किया करता था, मतलब लेट जाता था और बैक पे लेट जाता था, मार्बल जो है उससे वो खेला करता था। मार्बल को एक एंड से दूसरे एंड पर फेंक के वो खेलता था। वो कभी भी मतलब कोई भी मार्बल ड्रॉप नहीं करता था गेम खेलते हुए। हिज बेली वॉज वाइड एंड फ्लैट, और इसकी जो बेली थी, इसका जो पेट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था और फ्लैट सा था, और ये काफ़ी ज़्यादा लेट करके मार्बल से बहुत ही मज़े से खेला करता था। तो हमने इसके 2 पार्ट देख लिए हैं। अब इसका जो 3rd और 4th पार्ट है ना, वो हम आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।